नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मधु जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में प्रोफेसर मार्शल के जनसंख्या सिद्धांत पर विवेचन किया था। उसी क्रिया को आज हम आगे बढ़ाते हैं और प्रोफेसर मार्शल के जनसंख्या सिद्धांत की प्रोफेसर मार्शल ने किस प्रकार से व्याख्या की है, उन्होंने किस प्रकार से इसका समर्थन या विरोध किया है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो माल्थस के सिद्धांत की प्रोफेसर मार्शल द्वारा की गई व्याख्या। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या की है और वो कहते हैं कि माल्थस का कथन है कि श्रम की मांग उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है और वो कहते हैं चूँकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है, अतः श्रम की मांग में होने वाली वृद्धि श्रम की पूर्ति से कम रहती है। और श्रम की मांग को आगे स्पष्ट करते हुए मार्शल कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य को उसके कार्य की वृद्धि में उत्पादन प्रदान करती है, जो कि जनसंख्या के लिए मांग है। इस प्रकार से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने पर भी श्रम की मांग में आनुपातिक वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार से प्रोफेसर मार्शल आगे कहते हैं कि यदि जीवन निर्वाह के साधन सीमित न होते हो और महामारी, युद्ध, बीमारी, शिशुओं का वध या संयम के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि का भूतकालीन इतिहास भविष्य में भी अपने आप को दोहराता रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने भी प्रोफेसर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का पूरा समर्थन किया है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि प्रोफेसर माल्थस का सिद्धांत एक सार्वभौमिक सत्य है। अनेक आलोचकों ने प्रोफेसर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कई आलोचनाएं की है, जिसमें प्रोफेसर ग्रे, गार्डविन, कैनन, निकोलसन, ओपनहाइम, इनग्रहम आदि कई अर्थशास्त्री शामिल हैं। तो प्रोफेसर माल्थस के सिद्धांत की आलोचनाएं। पहला है, इस सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं सत्य नहीं हैं क्योंकि मनोरंजन, शिक्षा और जीवन स्तर आदि के साथ साथ मनुष्य की काम वासना घटती जाती है। इसी तरह से माल्थस की ये मान्यता कि आर्थिक संपन्नता और जीवन स्तर में वृद्धि के साथ साथ संतानोत्पत्ति में वृद्धि होती है त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि व्यवहार में विपरीत जो परिणाम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, आज के इस वैज्ञानिक और उन्नत प्राविधियों के युग में कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम की जो मान्यता प्रोफेसर माल्थस ने ली है वो भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के गणितीय निष्कर्ष भी सही नहीं है। जैसे माल्थस का ये कहना कि जनसंख्या में ज्योमितीय अनुपात में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 आदि आदि की वृद्धि होती है, जबकि खाद्यान्न में जो वृद्धि है वो गणितीय अनुपात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि के रूप में होती है। ये निष्कर्ष भी सत्य नहीं है। साथ ही प्रोफेसर मार्शल का यह निष्कर्ष भी कि प्रत्येक 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, इतिहास इस तथ्य को प्रमाणित नहीं करता है। यद्यपि कुछ आलोचक ये अवधि 33 वर्ष की भी मानते हैं। नेक्स्ट आलोचना है, जनसंख्या इतिहास जो है जनसंख्या वृद्धि के व्यय की पुष्टि नहीं करता है। नेक्स्ट है, माल्थस ने वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभावों को भुला दिया है, जबकि जिसके कारण जो है जनसंख्या में और जो कृषि उत्पादन है उसमें जो अंतर है वो इतना नहीं होता है और फलतः खाद्य संकट का खतरा भी उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट है, माल्थस ने अपने सिद्धांत में जनसंख्या की तुलना कुल उत्पादन से न करके केवल खाद्यान्न उत्पादन से की है, जो किसी भी देश की सही आर्थिक स्थिति का परिचायक नहीं है। नेक्स्ट है, माल्थस ने जन्म लेने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता के रूप में ही अधिक देखा है, उसे श्रम शक्ति के रूप में नहीं देखा। इस कारण से भी ये कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ देश की श्रम शक्ति और उत्पादन दोनों में ही वृद्धि होती है।
नेक्स्ट आलोचना करते हुए प्रोफेसर मार्शल कहते हैं, माल्थस के सिद्धांत की आलोचना करते हुए विचारक कहते हैं कि माल्थस ने जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष और न्यायोचित वितरण पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि कुशल उत्पादन और न्यायोचित वितरण से जनसंख्या की समस्या जो है वो केवल आकार की समस्या नहीं है, क्योंकि जनसंख्या की समस्या सही ढंग से न्यायोचित ढंग से वितरण नहीं होना और कुशलतापूर्वक उत्पादन नहीं करने की समस्या है। और लास्ट वन है, नेक्स्ट है, जनसंख्या में वृद्धि किसी देश के लिए सदैव ही हानिकारक हो ऐसा सोचना भी गलत है, बल्कि आदर्श जनसंख्या बिंदु के पूर्व होने वाली जनसंख्या में वृद्धि देश पर हानिकारक प्रभाव न डालकर आर्थिक विकास की दर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ही करती है। नेक्स्ट है, माल्थस की यह भविष्यवाणी भी गलत है कि अत्युत्पादन की स्थिति में प्राकृतिक अवरोध अनिवार्य रूप से क्रियाशील होते हैं। व्यवहारिक जगत में ऐसे बहुत सारे प्रमाणिक तथ्य नहीं हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि प्रकृति जो है वो स्वयं अवरोध लगाकर मृत्यु दर में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है, माल्थस द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बताए गए प्रतिबंधक अवरोध व्यवहारिक और संतोषजनक नहीं है। नेक्स्ट है, माल्थस द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कृत्रिम उपायों की उपेक्षा वर्तमान परिस्थिति में निरर्थक है। नेक्स्ट लास्ट वन है, माल्थस ने प्राणी शास्त्रीय तथ्यों की भी उपेक्षा की है, क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन के स्तर, भोजन में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ प्रजनन की शक्ति और इच्छा दोनों में उत्तरोत्तर कमी होती है। और इस दृष्टि से माल्थस का निराशावादी विचार और जनसंख्या वृद्धि के प्रति जो भय उन्होंने प्रकट किया वो तथ्यहीन ही प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर माल्थस के सिद्धांत की आलोचकों ने कई आलोचनाएं जो है वो की है, और प्रोफेसर माल्थस ने जिस प्रकार के निराशावादी दृष्टिकोण को प्रकट किया वो जो है उचित नहीं है। लेकिन और कई अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी माल्थस के सिद्धांत की जो है कई आलोचनाएं की है। जैसे ये सिद्धांत वर्तमान युग में अर्धविकसित देशों में भी प्रभावशील नहीं दिखता है। नेक्स्ट है, माल्थस के अनुसार निर्धन व्यक्ति की दरिद्रता का कारण वे स्वयं है, ये उचित नहीं है। उसने जनसंख्या वृद्धि का उत्तरदायित्व निर्धनों पर थोपने का निरर्थक प्रयास किया, लेकिन कार्ल मार्क्स जैसे समाज सुविचारकों ने उक्त कथन की कटु आलोचना की है। इसी प्रकार से माल्थस का सिद्धांत स्थैतिक और निराशावादी है। नेक्स्ट वन है, माल्थस ने मात्र कुछ देशों के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही संपूर्ण विश्व की जनसंख्या के प्रति सिद्धांत प्रतिपादित करने की भूल की है। एंड नेक्स्ट है, आज के इस वैज्ञानिक और प्रगतिशील युग में माल्थस के विचार बहुत ज़्यादा सार्थक प्रतीत नहीं होते। नेक्स्ट है, माल्थस के सिद्धांत की भी जो है ये सिद्धांत प्रगतिशील देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि पर भी लागू नहीं होता है। इस तरह से हम देखें तो अनेक अर्थशास्त्रियों ने प्रोफेसर माल्थस के सिद्धांत की कई आलोचनाएं की है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर माल्थस के सिद्धांत की व्याख्या और उसकी आलोचनाओं को देखते हुए हम इस सिद्धांत का निम्न प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत का मूल्यांकन। माल्थस के सिद्धांत के प्रति की गई विभिन्न आलोचनाएं सिद्धांत की अनेकों कमियों को स्पष्ट करती है, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत का संपूर्ण विचार पूर्णतया काल्पनिक और निरर्थक है, बल्कि अगर हम गहराई से देखें तो उसके विचारों में आज भी यथार्थता जो है हमें दिखाई देती है। जैसा कि प्रोफेसर हैने लिखते हैं कि निसंदेह माल्थस की सिद्धांत की कुछ कमियां क्षम्य हैं, क्योंकि वह कथन को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाने के संदर्भ में हुई है। इसलिए इन आलोचनाओं के होते हुए भी प्रोफेसर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है, जो इस सिद्धांत की सार्थकता को ही प्रमाणित करता है। और इस तरह से माल्थस के सिद्धांत का समर्थन करते हुए प्रोफेसर क्लार्क कहते हैं, माल्थस के सिद्धांत की जितनी अधिक आलोचनाएं की गई उतनी ही अधिक दृढ़ता उसमें आई है। तो इस प्रकार से इन आलोचनाओं के होते हुए भी ये कह सकते हैं कि माल्थस के सिद्धांत के विरुद्ध जो कुछ भी तर्क हो सकते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से और हमेशा अत्यंत तीखे रूप से हेज़लेट, बूथ,
प्लेस आदि और अन्य व्यक्तियों ने व्यक्त किया, लेकिन आज उनकी आलोचनाओं के स्थान पर हम माल्थस के सिद्धांत को ही याद रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर माल्थस का ये सिद्धांत अनेकों आलोचनाओं के होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा सार्थक और यथार्थता रखता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोफेसर माल्थस के सिद्धांत की सत्यता या सार्थकता पर या उसकी उपादेयता पर विचार करेंगे। थैंक यू सो मच।